सेल्फ रीना त्यागी, टेम्पल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से मैं आपको हेल्प कर रही हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कर चुकी हूँ और सेकंड यूनिट जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें कुछ मेन टॉपिक्स मैं आपकी हेल्प करूँगी बताने में। फर्स्ट जो आपका है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। सेकेंड मांग की लॉज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर बैलेंसिंग। एंड फोर्थ उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, जो थ्योरी हमारी कंज्यूमर बिहेवियर की है, इसको हम जानेंगे। पहला पॉइंट है आपका मांग का नियम। सन 1890 में अल्फ्रेड मार्शल द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया गया था। फर्स्ट हमें ये थिंग याद रखनी है कि किस पुस्तक में मार्शल ने ये आपकी अपनी थ्योरी दी थी और किस सन में आप ये प्रेजेंट की थी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो आपको ये सेशन याद रखना है, आपका राइटर याद रखना है, आपको बुक का नाम याद रखना है। इसमें क्या बोला था मार्शल ने, मांग एक सामान्य नियम है, जनरल थ्योरी है ये। गिरते मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है। जब भी प्राइस हमारा डाउन होता है मार्केट में, तो डिमांड हमारी चीज़ों की बढ़ जाती है, तथा बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घट जाती है। जैसे जैसे हमारे रेट हाई हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के अगर प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे तो हम उसको मार्केट से परचेज करना कम कर देते हैं। तो इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें बताएंगे, जैसे जैसे प्राइस अप होता है हमारी क्वांटिटी ऑफ मार्केट, जो डिमांड की गई चीज़ की है, वो डाउन हो जाती है, और जैसे ही प्राइस डाउन में जाता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड हमारी हाई हो जाती है। थर्ड, मेयर्स ने भी कुछ इस वर्ड के लिए बोला था कि मांग जो होता है, मांग की सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में कीमत के विपरीत दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। जब जब प्राइस में चेंज आएगा तब तब उस वस्तु की मांगी जाने वाली क्वांटिटी में परिवर्तन आएगा। मार्केट में जब भी हम प्राइस को हाई ले जाते हैं तो उस वस्तु की क्वांटिटी में डाउनवर्ड जाता है, और जब जब प्राइस हमारा डाउन जाता है तो क्वांटिटी हाई होने लगती है, डिमांड जो है वस्तु की हाई होने लगती है। इसमें विपरीत संबंध होता है, इसमें घनिष्ठ संबंध माना जाता है। विपरीत और घनिष्ठ दोनों संबंधों को लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका हम फॉर्मूला बोलते हैं P बैलेंसिंग 1/Q। यहाँ पे P समानुपात में है 1/Q के, क्योंकि इसका विपरीत संबंध है तो Q को हम अपॉन में लिखते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी हमारी घटेगी, और क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो प्राइस हमारा डाउन होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शर्तें और इसका अपवाद। जब हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, मांग का नियम पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं जो हमें मार्केट में एप्लीकेबल होती हैं तो मांग का नियम लागू होगा। अगर वो कंडीशंस नहीं हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता है, एप्लीकेबिलिटी हट जाती है वहाँ से। पहला है हमारी आय, अगर हमारी इनकम चेंज नहीं हो रही है तभी हमारा मांग का नियम लागू होगा। वस्तु प्रोडक्ट की क्वालिटी सिंपल होनी चाहिए और सेम क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी में अगर डिफरेंस करेंगे या उसमें बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे तो वहाँ पे मांग का नियम भी लागू नहीं होगा। अब तीसरा है रुचि और आदतें। जैसे ही हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें अब है, हमें उस चीज़ का शौक बाद में नहीं रहेगा, तो उस पर डिमांड का नियम नहीं लगेगा। ये लॉ जो है ये वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहाँ ये सब चीज़ें हमारी स्थिर रहेंगी। आय हमारी इनकम सोर्स, वस्तु उसकी क्वालिटी, सिंप्लिसिटी, और रुचि और आदतें उसके लिए जो हम इंटरेस्ट रखते हैं, जो हमारा शौक है, वो हमारा इक्वल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए या चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस हैं कि सब कुछ होने के, स्थिर रहने के बावजूद भी, सिचुएशन सेम होने के बावजूद भी हम मांग का नियम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। किन किन सिचुएशंस में, अगर लोअर क्वालिटी की चीज़ें हैं, मीन्स अगर हमारी गिफिन थिंग्स दी गई हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अलग से भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि गिफिन थिंग्स किन वस्तुओं को बोलते हैं। गिफिन थिंग्स किन वस्तुओं को बोलते हैं? जो निम्न स्तरीय होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रांडेड कपड़े मॉल से खरीदते हैं या आप सड़क के किनारे से कुछ कपड़े खरीदते हैं, तो उनमें डिफरेंस होता है क्वालिटी का। तो क्वालिटी का जो डिफरेंस होता है, ये जो लोअर क्वालिटी की चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं गिफिन थिंग्स। उन पर मांग का नियम बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कल वो 50 रुपये की बिक रही थी तभी भी उनकी सेल उतनी हो रही थी, आज वो अगर 60 रुपये भी कर देते हैं, 10 रुपये इंक्रीज भी कर देते हैं, तो उनकी मांग में इतना डिफरेंस नहीं आता है।
देन इमरजेंसी सिचुएशंस, अगर हमारे किसी भी कंट्री में इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, वॉर की सिचुएशन आ जाती है या कोई अदर सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, देन आपातकालीन स्थिति में कभी भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, कुछ समय के लिए वो नियम वहाँ मार्केट से हटा दिया जाता है। थर्ड हमारा मेन पॉइंट जो हम आज पढ़ेंगे, हमारी इस यूनिट का सेकंड पॉइंट है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो तरह से काम करती है, पहला कीमत लोच जिसको हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं, सेकंड हमारा है आय लोच जो डिपेंड करता है इनकम पे, इसको हम इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में ही 1 नंबर में या 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि विपरीतार्थी कौन सा होता है नियम और समानार्थी कौन सा होता है। मांग की लोच में जब हम कीमत लोच पे बात करते हैं तो ये विपरीतार्थी होता है, मांग के नियम के विपरीत में काम करता है, और जब हम आय की बात करते हैं तो सेम डिफरेंस से बात करेगा। आय लोच में समानार्थी होता है। जैसे कि जब भी हम प्राइस की बात करेंगे, प्राइस में अगर ऊपर नीचे डिफरेंस आता है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे डेल क्यू अपॉन डेल पी। डेल क्यू क्या है, यहाँ पर जितनी भी मार्केट में डिमांड हो रही है उस चीज़ में जो डिफरेंस आ रहा है, जो पहले 100 थी अब 125 हो गई है, तो जो 25 का डिफरेंस आया है वो परसेंटेज में हमें यहाँ पे लिखना होगा। अभी प्राइस, पहले किसी भी वस्तु का प्राइस 80 रुपये था, अब 100 रुपये हो गया है, तो जितना उसके प्राइस में डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको परसेंटेज में हम यहाँ लिखेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा कीमत लोच होगा। अब आय की लोच पे बात करते हैं। आय की लोच में क्या है, इनकम इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग इनकम में डिफरेंस जो होगा वो हमें इफेक्ट डालेगा। डेल क्यू परसेंटेज में मांगी गई जो क्वांटिटी है वस्तु की उसमें कितना डिफरेंस आया है, पहले कितनी मांगी जा रही थी मार्केट में, अभी कितनी मांगी जा रही है। देन अपॉन में करेंगे हम डेल वाई। वाई क्या है, यहाँ पर इनकम है हमारी, पहले हम 100 रुपये कमा रहे थे, अभी हमारी इनकम 200 रुपये हो गई है, तो जो परसेंटेज में डिफरेंस आया है अभी हमारी इनकम सोर्स में, तो उस इनकम के परसेंटेज को हम यहाँ लिखेंगे। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारा वो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ लोच या डिमांड की लोच को दिखाएगा। मांग की लोच के बाद अब हम देखते हैं उसकी श्रेणियाँ। मांग की लोच के बाद क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किन श्रेणियों पे मांग की लोच कैसी होती है या किस प्रकार की होती है। मांग की लोच की श्रेणियों में फर्स्ट हम पढ़ेंगे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी। अब कैसे हमें पता चलेगा मोर देन 1 होगी या लेस देन कम होगी, ये हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम यहाँ पे चेक करेंगे डेल क्यू अपॉन डेल पी से। डेल क्यू मीन्स क्या है, जो क्वांटिटी की डिमांड हुई है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में हमें कितना परसेंटेज का डिफरेंस आया है, और क्वांटिटी ऑफ प्राइस, प्राइस के में कितना डिफरेंस आया है, इन दोनों का परसेंटेज हम डिवाइड करेंगे एंड इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस। स्टार्टिंग में क्या क्वांटिटी थी और क्या स्टार्टिंग में प्राइस था, हम उसको कंप्लीट जो भी कंप्लीट हमारा फॉर्मूला है इसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। देन जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा निकल के आ जाएगा उससे पता चलाएंगे हम कि या तो वो हमारा 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी या तो 1 से कम आएगी या इक्वलेंट ऑफ 1 होगी, ये 0 होगी, या इसको हम अनंत बोलते हैं, एटर्निटी बोलते हैं। तो अगर इस तरह की वैल्यू आती है देन हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो देन वी विल डिसाइड कि हमारी जो मांग है, जो उसमें लोच है, मांग में लोच किस प्रकार का है इनमें से। तो ये होते हैं स्केल्स जो माप करते हैं, जो आकलन करते हैं कि जो लोच है मांग का वो किस टाइप का है। ये चार हेडिंग होती है, पांचवी हमारी अनंत वाली हेडिंग होती है। हम पांचों हेडिंग को विद ग्राफ लिखेंगे और इनमें पैराग्राफ बना के हमें आंसर लिखना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट नहीं है और वो ज़्यादा आया है, एक से ज़्यादा वैल्यू आई है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आफ्टर फॉर्मूला वैल्यूएशन, देन अगर हमारी मोर देन 1 है तो लोचदार मांग है। इसमें क्या होता है, लोचदार मांग में हमारा ग्राफ किस तरह का होगा कि ये डिमांड है, ये प्राइस का है, x एक्सिस है, तो यहाँ पे D जो डिमांड है वो हमारी झुकी हुई होगी। अब अगर कम है, 1 से कम है, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, बेलोचदार मांग है। यहाँ पे
हमारी जो इलास्टिसिटी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम है या ना के बराबर है या एक से भी कम है, तो हमारा जो डिमांड का ग्राफ होगा वो थोड़ा कम झुकेगा। यहाँ पे ED इक्वल 1, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक की वैल्यू के बराबर आती है तो उसको बोलते हैं हम इकाई लोचदार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर के या 2 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है कि बेलोचदार मांग कब होती है, इकाई लोचदार कब होती है, लोचदार मांग कब डिफाइन करते हैं हम, तो ये सब हमें इसी स्केल से बताना होगा। यहाँ पे इकाई लोचदार में हमारी वैल्यू कैसी होती है, इक्विवेलेंट होती है लगभग 1 के, तो इसमें हमारा ग्राफ और ज़्यादा स्टे हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा झुका हुआ था, यहाँ पे कम था, यहाँ पे इससे भी कम झुका हुआ है। ED इक्वल 0, अगर लोच है ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, तो हम उसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है ही नहीं, 0 के बराबर अगर हमारी इलास्टिसिटी का आंसर आता है। तो हम यहाँ पे ये देखो आप x एक्सिस जो है हमारा ये है और y हमारा ये है, y और x के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है y के पैरेलल में हो गई है, ये लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी है x वाले बार पे, तो ये हमारा डिमांड स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पे ED अगर हमारा एटर्निटी को गया हुआ है, अनंत है, देन हम बोलेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अनंत है, हम उसको माप नहीं सकते, तो वो लोचदार है और पूर्णतः लोचदार कहेंगे इसको हम। इसमें क्या होता है, जो हमारा x है और ये है y, x और y के x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जैसे 0 में क्या होता है, y के पैरेलल हो गई है ये D वाली रेखा, तो यहाँ पे क्या होता है, x के पैरेलल हो जाती है D वाली रेखा। यहाँ पे x के है, अनंत में है, और 0 है तो y के पैरेलल है। अब एक टॉपिक नेक्स्ट उठा लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है हमारा, जो हमारा मांग की लोच थी, मांग की लोच बताएंगे, मांग का नियम आता है तो वो भी बताएंगे और उसकी श्रेणियाँ भी बताते हैं। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है उपभोक्ता संतुलन। मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करा रही हूँ। उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता कौन होते हैं हमारे, जो हमारे गुड्स को, किसी भी वस्तु को या सर्विसेज, कोई भी हम सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कंज्यूम करते हैं, उसको अवेल करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता का संतुलन, बैलेंसिंग करना उसको, क्या होता है, सीमित आय से खरीदी गई वस्तुओं, अगर हमने पर्टिकुलर किसी को कोई भी सीमित आय दी है, 100 रुपये दिए हैं सपोज आप, खरीदी गई वस्तुओं से, उन 100 रुपये से उसे कोई 2 वस्तु खरीदनी है, कोई भी 2 वस्तु खरीदनी है, वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना और उसको एक ऐसा बैलेंस बनाना अपने आप को कि दोनों ही चीज़ों को खरीदने के बाद वो खुद को सेटिस्फाई मान के चले, खुद को संतुलित माने, तो उसको बोलते हैं हम उपभोक्ता संतुलन। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर मैंने किसी बच्चे को 50 रुपये दिए हैं और मैं बोलती हूँ कि आप अपनी मनपसंद की कोई भी 2 खिलौने खरीद सकते हैं या कोई खाने की 2 चीज़ें खरीद सकते हैं, तो बच्चे को लगता है कि मैं खाने की भी खरीदूं और मैं खेलने की भी खरीदूं, तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं एक खिलौना लूँगा और एक खाने की चीज़ लूँगा, तो वो सपोज़ एक बैलून खरीद लेता है, कुछ पैसों से बैलून खरीदना पसंद करेगा और कुछ पैसों से वो चॉकलेट या टॉफ़ी खरीदना पसंद करेगा। तो 2 चीज़ों में एक ऐसी फिगर, कितने बैलून और कितनी टॉफ़ी या चॉकलेट खरीदने पर उसको सेटिस्फेक्शन लगे, वो 50 रुपीज़ जो मैंने उसको दिए हैं वो पूरे एब्जॉर्ब करने उसको, और उनमें मैक्सिमम उसको खेलने का आइटम चाहिए और मैक्सिमम उसको खाने का चाहिए, जहाँ पे जाके उसको लगे हाँ अब मैं संतुष्ट हूँ, उसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हमारा जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ से शो होगा, मैक्सिमम जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है एक्स वाई वस्तु के लिए, प्राइस एक्स का अपॉन प्राइस y का, जो x वैल्यू है, जो x वस्तु है उसकी वैल्यू और जो y वस्तु है उसकी प्राइस की वैल्यू को, दोनों का अनुपात, दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही इसका सेटिस्फेक्शन का आंसर होता है। अर्थात 2 वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला अलग से भी एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। 2 वस्तुओं की सीमांत जो एक बैलेंस करता है, ऐसी सीमा, प्रतिस्थापन दर क्या होती है, कीमत अनुपात, यानी कि उन दोनों के प्राइस को डिवाइड करने के बाद
हमारे पास जो अनुपात निकल के आता है उसको बोलते हैं हम उपभोक्ता संतुलन के बाद आने वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कौन से ऐसे तथ्य होते हैं जो हमारी मांग को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कई बार, तो हम इसमें हेडिंग लिख सकते हैं। पॉइंट्स में समझा देती हूँ, आप क्वेश्चन खुद करेंगे। पहला हेडिंग डाल सकते हैं हम कंज्यूमर्स इनकम। अगर हमारी किसी भी उपभोक्ता की आय पे प्रभाव पड़ता है, या तो कम होती है इनकम या तो ज़्यादा होती है, देन क्या होगा, हमारी डिमांड पे इफेक्ट आएगा। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इन्फीरियर गुड्स। अगर गुड्स की क्वालिटी इन्फीरियर हो जाती है, पहले से घटिया हो जाती है, या उसमें कोई चेंज आ जाता है, तभी भी हमारी डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कम हो सकती है। अगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अच्छी, तो फिर उसकी डिमांड भी अच्छी हो जाती है। तो क्वालिटी में अगर फ़र्क आ जाता है तो तब भी हमारी डिमांड का जो नियम है उस पर इफेक्ट आता है। देन प्रेफरेंस टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। अगर हमारा कंज्यूमर डिमांड करता है किसी स्पेशल चीज़ की, तो वो उसके लिए ज़्यादा इच्छुक होता है, ज़्यादा लेने की उसको नीड होती है। अगर टेस्ट प्रेफरेंस दिखा देता है या अपना टेस्ट पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए दिखा देता है, देन वहाँ पे भी हमारी डिमांड का इफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेशन। अगर उसकी इच्छाएं, कंज्यूमर कोई भी पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग डिमांड करता है, देन तभी भी इफेक्ट आ जाता है डिमांड पर। तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं, चार हेडिंग हम डाल सकते हैं जहाँ पे हमारी जो डिमांड है उसको इफ़ेक्ट करेंगी ये चारों चीज़ें, या तो कंज्यूमर की इनकम, या तो क्वालिटी, या तो टेस्ट या प्रेफरेंस, या किस चीज़ को वो ज़्यादा वैल्यू देता है, और या फिर एक्सपेक्टेशन, किस चीज़ के लिए ज़्यादा उम्मीद रख के चल रहा है कस्टमर। तो इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, डिमांड को इफेक्ट करेंगी ये सब चीज़ें। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये एक नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड यूनिट का। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम सीखेंगे कि ये दो तरह की होती है। दो तरह से हम किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहला, संख्यावाचक दृष्टिकोण पे हम देखते हैं कि कंज्यूमर किस तरह का बिहेव कर रहा है, या तो वो संख्यावाचक दृष्टिकोण पे है या तो वो क्रमवाचक दृष्टिकोण पे है। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, ये मार्शल ने दी हुई है दोनों अप्रोच, उसने अपनी थ्योरी में यूज़ की हुई है। दो तरह की अप्रोच है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पार्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर, और उसमें अप्रोच दो तरह की दी हुई हैं। ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कार्डिनल अप्रोच हेडिंग डालेंगे जब हम, तो उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यहाँ पे लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, हम कितना यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को, इसके लिए हमें यूटिलाइजेशन देखना होगा। यूटिलाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का उपभोग करना, यूटिलाइज करना किसी चीज़ को। तो कितना ह्रास हुआ है, पहले कितना यूज़ हो रही थी चीज़, अभी हमें कोई और उसके स्थान पर कोई चीज़ नहीं मिल गई है तो हमने उसका यूज़ कम कर दिया है, तो कितना उसमें ह्रास हुआ है, कितनी कमी आई है उसके यूटिलाइजेशन में। इसमें फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है, सम सीमांत उपयोगिता नियम। सेम क्वालिटी की दो चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शक्कर है और हमारे पास गुड़ है, तो हम इन दोनों में से, गुड़ में से, जगरी में से, या हम शक्कर में से, दोनों को सेम स्थान पे यूज़ कर सकते हैं, सेम पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर उपयोगिता सेम है तो तब हमारा कौन सा रूल आएगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम जिसको बोलते हैं। देन ऑर्डिनल अप्रोच को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है उदासीनता वक्र। ऐसी जगह पर हमारा यूटिलाइजेशन सेम हो जाना जहाँ पे हमारी आय के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, या दो चीज़ों का एक साथ यूज़ करना जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे सेम यूटिलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उदासीन हो जाता है वक्र। वहाँ पे जाके हम ना किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को ये बोल सकते कि इसका यूटिलाइजेशन हमारी लाइफ में ज़्यादा है या इसका कम है। जहाँ पर उदासीन हो जाए चीज़ें, अबव और
डाउनवर्ड नहीं जाती हैं, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको, उदासीनता वक्र। इनडिफरेंस कर्व, वहाँ पे डिफरेंस शो नहीं होता है, वो उदासीन होता है। देन प्रकटित अधिमान वक्र सिद्धांत। प्रकटित अधिमान वक्र सिद्धांत के लिए पर्टिकुलर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, किस चीज़ का को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है, इस थ्योरी को हम ऑर्डिनल अप्रोच में पढ़ते हैं। मार्शल की ये दोनों थ्योरी हमें याद करनी होंगी, दोनों अप्रोचेस भी याद करनी होंगी। दोनों अप्रोच में दो दो अलग अलग थ्योरी दी हुई हैं, दोनों थ्योरी को याद करेंगे। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके